नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे पॉलिटी का, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या कंपोजिशन है, क्या कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, और ये सभी प्रोविज़न हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। द इंडियन सिंगल जो सिस्टम है जुडिशरी का, वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम क्या है? सबसे ऊपर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोई भी कानून बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उनको भी मानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट ऑपरेट बिलो, ये मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है, बट अबो दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मैंने बताया है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जुडिशरी इज ए स्टेट, इन ए स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, जो स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है, एंड द हायरकी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये स्टेट के अंदर कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट। और अगर हम स्टेट की बात करें, आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो हाई कोर्ट है उससे नीचे क्या होंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन से आते हैं? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, कब हुआ था? ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1862, 1862 के अंदर हाई कोर्ट ओरिजिनेट हुआ। वो कौन कौन से थे? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, CBM, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, 1862 के अंदर। लेकिन फोर्थ कोर्ट जो ओरिजिनेट हुआ, इस्टेब्लिश किया गया 1866 के अंदर, उसका नाम था इलाहाबाद कोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे जैसे कि सीक्वेंस में भी, या कौन सा कोर्ट सबसे ज़्यादा ओल्ड कोर्ट है, तो ये 3 कोर्ट सबसे ओल्ड कोर्ट हैं, उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट जो थे इन एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस के अंदर बिकेम द हाई कोर्ट फॉर द कोरस्पॉन्डिंग। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, उसके जो भी प्रोविंसेस थे उनके जो कोर्ट थे वो क्या हो गए? स्टेट कोर्ट बन गए। ठीक है, जो संविधान है वो क्या प्रोवाइड करता है? हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। लेकिन जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान का संशोधन हुआ 7th 1956 के अंदर, उसने क्या ऑथराइज किया? द पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, वो मिलके एक हाई कोर्ट का गठन करना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया कि आप उसका गठन कर सकते हैं। ठीक है, किसके तहत? 7th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1956। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जैसे कि पंजाब और हरियाणा, एक एग्जांपल के तौर पे, पंजाब और हरियाणा का एक ही कोर्ट है जिसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बोला जाता है। ठीक, और मान लीजिए ये स्टेट है, और स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसकी जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगी वो सिर्फ इस स्टेट की बाउंड्री तक होगी, बाउंड्री से बाहर उसकी जुरिडिक्शन नहीं जा सकती। ठीक है, इन केस ऑफ अगर कोई स्टेट लॉ के अगर हम बात करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? इन प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। नया हाई कोर्ट कौन सा बना है मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में बना है। तो आप प्लीज़ एक बार उसको देखें, क्या है, कैसे बना है। ओनली 3 हाई कोर्ट जुरिडिक्शन आउट ऑफ देम, 25 में से ओनली 3 हाई कोर्ट जुरिडिक्शन हैव मोर देन 1 स्टेट। 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी जो जुरिडिक्शन है क्या है, वो मोर देन 1 स्टेट से में है। मतलब एक हाई कोर्ट मान लीजिए कि जो पावर है एक स्टेट के पास, मतलब एक स्टेट के अंदर होती है, लेकिन पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया कि जो एक हाई कोर्ट है वो 2-3 स्टेट को हैंडल कर सकता है। तो ऐसे अभी फ़िलहाल जो ऐसे 3 हाई कोर्ट हैं जो इस तरह की पावर रखते हैं।
अमंग द 9 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली अलोन हैज़, मतलब एक जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें दिल्ली के पास ही हाई कोर्ट है और किसी के पास उनका स्पेशल हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिडिक्शन, ये मैंने ऊपर ही बताया, हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट के पास पावर है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के पास हाई कोर्ट से रिलेटेड इस तरह की उसकी जुरिडिक्शन को एक्सटेंड करने की कोई पावर नहीं होती। ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट वेस्टेड विद दिस पावर, वो एक्सटेंड कर सकती हैं उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन किसी भी स्टेट हाई कोर्ट की, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, उसके बाद आता है जो हाई कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है। आर्टिकल 214 टू 231 इन पार्ट 6, ये संविधान के अंदर 214 से 231 तक जो अनुच्छेद हैं पार्ट 6 में, उनमें हाई कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर, प्रोसीजर, ये सभी निहित हैं। आर्टिकल 214 से 231 याद रखना आप, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है। पार्ट 6 ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड कंपोजिशन क्या है। देखिए, हाई कोर्ट जो है, एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेज एज प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम, मतलब टाइम टू टाइम नेसेसरी अपॉइंटमेंट क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट उनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, 1 प्लस जितने भी जजेज हैं, 1 कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये होंगे CJH प्लस जजेस, वो जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम। और उसके बाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार ये MCQs में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ है। संविधान के अंदर जो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर वो टाइम टू टाइम उसकी स्ट्रेंथ को देखे और इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये मैंने अभी बताया आपको। अपॉइंटमेंट जो होगी जजेस की, वो कैसे होगी, जज जो होंगे हाई कोर्ट के, जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। लेकिन अकेले प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट नहीं कर सकते कि किसी को भी जज बना देंगे हाई कोर्ट का। उसके लिए क्या होगा, जो प्रेसिडेंट हैं उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट के अंदर जज लगाया जा रहा है हाई कोर्ट में, तो वहाँ का जो गवर्नर है उससे भी कंसल्टेशन की जाएगी, उससे भी डिस्कस किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। अब क्या होता है, जो चीफ जस्टिस हैं ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड। जो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन की जाएगी, गवर्नर के साथ कंसल्टेशन की जाएगी और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जो कंसर्न हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के साथ भी कंसल्ट किया जाएगा। उसके बाद आता है एक केस है, देखिए, जो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फर्स्ट जज केसेस है, सेकंड जज केस है, थर्ड जज केस है एंड फोर्थ जज। उनमें क्या है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जिनको लेके जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो जजेस है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं। आपको ध्यान रखना है, जो सेकंड जज केस था वो 1993 में आया था। कई बार ये ना MCQs में उसकी ईयर पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है सेकंड जो जज केस है वो किससे रिलेटेड है। इसके अंदर क्या बोलता है कि इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बोला गया है, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज़ कन्फर्म। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो ये रूल दिया सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस के अंदर कि को भी अपॉइंटमेंट होगी हाई कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी अपॉइंटमेंट होगी, वो किसके ओपिनियन से होगी, इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सेकंड जज केस में बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन के अंडर ही किसी भी जो हाई कोर्ट का जज है उसकी अपॉइंटमेंट होगी, ये ध्यान रखना है। नाउ द थर्ड जज केस क्या है वो देखते हैं। थर्ड जज केस में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है थर्ड जज केस में ये 1998 में आया था। सेकंड जज केस था वो कब आया था, 1993 में आया था। और जो थर्ड जज केस है वो आया है 1998 में। इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट डे
केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जो जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट ए कोलिजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोलिजियम बना दिया जाए और उसमें 2 सीनियर मोस्ट जज को लेके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करके उस जज की अपॉइंटमेंट करेंगे हाई कोर्ट के। लेकिन 2014 के अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संविधान का संशोधन किया गया 2014 के अंदर। उसमें क्या किया गया, NJAC बोलते हैं इसको, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, एक्ट 2014 के तहत है। उसमें क्या है, इस तरह की कंसल्टेशन नहीं ली जाएगी और उस एक्ट के तहत ही क्या होगा, किसी भी जज का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की जाएगी। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ इन 2015 के अंदर क्या किया, उस जो संविधान का संशोधन था 99वां 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित कर दिया। कोलिजियम सिस्टम को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि जो NJAC था वो रिप्लेस किसको कर रहा था, कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था। कोलिजियम सिस्टम के अंदर क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसकी कंसल्टेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन NJAC उन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा था, रिप्लेस किसको किया था, कोलिजियम सिस्टम को। तो NJAC को क्या कर दिया, फिर फाइनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड घोषित कर दिया 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ। ठीक है, क्यों किया था, क्योंकि जो NJAC था वो इफ़ेक्ट कर रहा था इंडिपेंडेंस जो थी जुडिशरी की, इंडिपेंडेंसी जो जुडिशरी की उसको ख़त्म कर रहा था, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया। इसमें क्या थे, जो NJAC के तहत क्या था, जो एग्जीक्यूटिव थी उसकी पावर ज़्यादा थी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मंत्री हैं, उनकी पावर ज़्यादा थी, इसलिए अपॉइंटमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाले टाइम में आनी थी, इसलिए उसको NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ वो डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अब बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन में क्या होगा, जो जज हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। हाई कोर्ट का जो जज है, देखिए सिटीजन होना चाहिए, पहली तो बात वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। हैव हेल्ड ए जुडिशल ऑफिसर, 10 साल तक वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में, किसी भी टेरिटरी में, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी जो भारत की जो टेरिटरी है उसमें कहीं भी 10 साल वो क्या करे, जुडिशल ऑफिस उसने मतलब वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई हो, जुडिशल उसमें वो दायरे में वो काम कर रहा हो, या उसके बाद एडवोकेट रहा हो किसी भी हाई कोर्ट का, कितने साल के लिए, 10 साल तक। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट का वो क्या रहा हो, 10 साल तक। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, हाई कोर्ट इन द 10 ईयर, ठीक है, एडवोकेट रहा हो, ये भी ध्यान रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड ए मिनिमम एज। ये सबसे बड़ी जो है इसमें बात है कि जो संविधान ने ये डिसाइड नहीं किया कि जो जजेज होंगे हाई कोर्ट के उसकी उम्र कितनी होगी, तो कोई मिनिमम एज नहीं रखी है अपॉइंटमेंट के लिए। ओथ एंड एफर्मेशन क्या है, जो हाई कोर्ट का जो जज होगा वो क्या करेगा, ओथ और एफर्मेशन में क्या लेगा, बिफोर द गवर्नर, गवर्नर क्या करेंगे, उसको अपॉइंटमेंट दिलाएंगे, अपॉइंटमेंट जो ओथ दिलाएंगे। लेकिन क्या होगा, अपॉइंटमेंट तो गवर्नर ने दिलाई है, लेकिन रेजिग्नेशन जो है या रिमूवल जो है जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। सैलरी, जो सैलरी है, जो जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, इसमें ये दिखाया गया है। उसके बाद हम अगर देखें टेन्योर, रिमूवल एंड ट्रांसफ़र कैसे होगी, संविधान जो है उसने क्या किया, डिसाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ जजेस, जो टर्म है उन्हें फिक्स नहीं की संविधान ने, ये ध्यान रखना। संविधान के अंदर कोई फिक्स टर्म टेन्योर नहीं है किसका, जजेस ऑफ हाई कोर्ट का, लेकिन 4 प्रोविज़न ज़रूर रखे हैं संविधान में। और ये ध्यान रखना कि ये कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। जो संविधान हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर, टेन्योर कोई फिक्स नहीं किया कि वो 5 साल जज रहेंगे, 10 साल जज रहेंगे ना, ये फिक्स नहीं किया संविधान में। लेकिन 4 प्रोविज़न रखे हैं, वो प्रोविज़न क्या हैं, पहला प्रोविज़न क्या है, 62 साल उम्र तक कोई भी जो हाई कोर्ट है उनके जज रह सकते हैं। ये अटेन द एज, जैसे ही 62 साल के होंगे वो क्या कर देंगे, होते ही उनको रिटायरमेंट कर देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है रिगार्डिंग एज, तो वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का वो फाइनल होगा। ये ध्यान रखना, अगर उसकी उम्र से रिलेटेड कोई भी ऐसा मामला आता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो कंसल्ट करेंगे किसके साथ, CGI के साथ, और फाइनल डिसीजन किसका होगा, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट है जो उनका फाइनल डिसीजन होगा। अब देखिए मैंने बताया था कि जो इनकी ओथ एंड एफर्मेशन कौन दिलाते हैं, गवर्नर दिलाते हैं, लेकिन रिजाइन कौन करेंगे, राइटिंग टू द
प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को राइटिंग करके लिख के वो रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ई कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। जो देश के हमारे राष्ट्रपति हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो अभी हम देखेंगे क्या है। वो क्या है, रिमूवल ऑफ जजेस में क्या है, अगर कोई जज अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके क्या क्या प्रोविज़न है, कैसे वो उनको रिमूव कर सकते हैं। बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डर ओनली आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। लेकिन ऑर्डर कब माना जाएगा, पार्लियामेंट उस रिमूवल ऑर्डर को क्या करे, एड्रेस करे। एड्रेस कैसे करेगी, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। जो हाउस है पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके अंदर कोई रेजोल्यूशन पास हो और उसको प्रूव किया जाए ग्राउंड पे। जो जैसे द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस, दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा उसको क्या करे, सपोर्ट करे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कि हाँ हमें ये जो जज हैं हाई कोर्ट के, इन्होंने ऐसे ऐसे एक्ट के तहत या काम के तहत या किसी भी के तहत कोई ये कार्रवाई की है, उसके तहत हम इसके जो खिलाफ हैं हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल मेजॉरिटी ला के एक बिल पास कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, द ग्राउंड, जो ग्राउंड होंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। मतलब या तो जो मेंबर जितने भी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की, उसके क्या करें, मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन द 2/3, दो तिहाई जो है उससे कम। अगर मेंबर उसको पास करते हैं वो पास नहीं होगा, और उससे ज़्यादा करते हैं 2/3 से ज़्यादा तो वो पास होगा बिल उसकी, किसका, रिमूवल के लिए। द ग्राउंड ऑफ द रिमूवल ऑफ ओनली दो ही ग्राउंड हैं, किसी भी जज है जो हाई कोर्ट का, उसको रिमूव करने के सिर्फ दो ही ग्राउंड हैं। ये याद रखना, पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर वो प्रूव हो जाए उसने मिसबिहेवियर किया, और दूसरा इनकैपेसिटी, ठीक है, अंडर कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। अब क्या है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द, जो हाई कोर्ट के जज हैं वो रिमूव किए, ऐसे ही रिमूव किए जाते हैं ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वैसे ही रिमूव करते हैं, जैसे, या हम ये बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को जैसे, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको जैसे रिमूव किया जाता है, वैसे ही हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वो रिमूव किया जाता है उनको। एक बात का ध्यान रखना, इनमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो सोचते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो बिल लेके आएगी, और हाई कोर्ट क्योंकि वो स्टेट के अंडर काम करता है, या इंडिपेंडेंट तो है लेकिन स्टेट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंडर काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर हाई कोर्ट के मामले में कुछ भी नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना। ओनली पार्लियामेंट हैव द पावर, सिर्फ पार्लियामेंट ही किसी भी हाई कोर्ट के प्रति कुछ भी लेके आना है, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। दोनों जो सदन है पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा, ये चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो रिमूवल का मोशन है, जैसे जज इंक्वायरी एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1968 का जो रेगुलेट एक्ट है, जज इंक्वायरी एक्ट, उसमें क्या है, जो रिवल मोशन है उनको रिमूव करने के लिए जो मोशन चलाया जाएगा, 100 मेंबर, जो इन केस ऑफ लोकसभा के जो अगर 100 आदमी उसको क्या करें, साइन करें, और 50 मेंबर किस में, राज्यसभा में करें, तो क्या है उसका इनिशिएट लिया जा सकता है उसके रिमूवल के लिए। अब क्या करेंगे, रिमूवल के लिए ये चीज़ कौन देखेगा, वो स्पीकर देखेंगे, स्पीकर एंड चेयरमैन, द कंसर्न्ड जो पार्लियामेंट के जो सदन है वो उनके स्पीकर और चेयरमैन ही देखेंगे। स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट मोशन और रिफ्यूज़ टू एडमिट, या तो वो एडमिट भी कर सकते हैं और वो रिमूव भी कर सकते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इफ़ इट इज़ एडमिटेड, अगर जो स्पीकर हैं वो एडमिट कर लेते हैं, स्पीकर चेयरमैन में एडमिट दिस मोशन और रिफ्यूज़ टू एडमिट, वो एडमिट भी कर सकते हैं और एडमिट नहीं भी कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ एडमिटेड देन स्पीकर चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। 3 मेंबरों की कमेटी बनाई जाएगी, वो स्पीकर और चेयरमैन ही उसका गठन करेंगे और वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी जो उसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज या चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे कमेटी के, एंड कमेटी जो चीफ जस्टिस हैं और जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये 3 लोग होंगे। सीजीआई या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ
हाई कोर्ट और प्लस डिस्टिंग्यूज्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, वो 3 लोग ही उस कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। इफ़ द कमेटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी, अगर वो कमेटी को अगर उसमें फाइंडिंग मिली है कि वो गिल्टी हैं मिसबिहेवियर के या सफरिंग फ्रॉम द इनकैपेसिटी, 2 चीज़ों में ही उनकी ये जो प्रोसेस है वो चल सकता है, एक तो मिसबिहेवियर में, एक इनकैपेसिटी में। ये जजेस के बारे में है। द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ मोशन, तो हाउस को अगर कमेटी ने ये डिसीजन दे दिया कि वो गिल्टी हैं, मिसबिहेवियर किया उन्होंने या फिर इनकैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, तो हाउस क्या है उस मैटर को टेकअप कर सकता है और कंसिडर करके मोशन मूव कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी, देखिए यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ईच हाउस स्पेशल मेजोरिटी के पास वो मोशन पास करेंगे। देन जो मोशन जब पास होगा वो किसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करने के बाद वो उनका रिमूवल के लिए डन कर देंगे। ये एक प्रोसेस है। उसके बाद फाइनली द प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर, वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ऑर्डर को पास करेंगे, ठीक है। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट इज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज की जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का, वही प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज का है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, दोनों सिर्फ हटाने की जो पावर है वो एक प्रोसेस से कमेटी के द्वारा, अगर वो कमेटी 3 मेंबर की कमेटी उसको डन करती है, उसके ऊपर जो चार्ज लगे हैं उसको गिल्टी प्रूव करती है मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी का, तो जो पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं वो स्पेशल जो मेजॉरिटी है उसके साथ मोशन को मूव करेंगे, और मूव करने के बाद प्रेसिडेंट को वो प्रेजेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, फाइनली असेंट देंगे और डन करेंगे, और वो जज रिमूव हो जाएंगे। दोनों के केस में एक ही प्रोसीजर है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो कंप्लीट जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज तक कोई भी हाई कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ है। नो जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच सो फॉर, ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आज का जो हाई कोर्ट का जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इतना ही हमने इसको कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, उसमें जो फर्दर है कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे ट्रांसफ़र है जज की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपके जो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट आगे जितनी भी वीडियो आएंगी हमारी उनमें काम आएंगे। और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या एनटीए नेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक हम कवर कर रहे हैं, ये टॉपिक वाइज जो हमारा कवरेज चल रहा है, वो आपके एमसीक्यूज़ में आपकी हेल्प करेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।